एमए प्रीवियस प्रथम प्रश्न पत्र हर्बर्ट स्पेंसर। आज का विषय है समाज एक सावयव के रूप में। हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है उद्विकासीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने समाज की तुलना सावयव से किया है। इसी आधार पर हम आज अध्ययन का विषय रखेंगे समाज एक सावयव के रूप में। हर्बर्ट स्पेंसर के मतानुसार उद्विकास की प्रक्रिया समाज पर भी लागू होती है, क्योंकि समाज भी एक अनिश्चित असंबद्ध समानता की ओर से निश्चित संबद्ध विभिन्नता की ओर परिवर्तित होता है। इसको हम कुछ आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर की यह मानसिकता है कि प्रारंभ में या आदिम समय में समाज बहुत ही सादा और सरल रूप में था, क्योंकि इसके विभिन्न अंग जो भी अंग थे आपस में इस प्रकार घुले मिले थे कि उनको न तो देखा जा सकता था और न ही उनको स्पष्ट किया जा सकता था। अर्थात एक परिवार ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के कार्यों को करता था। यानी कि समाज किसी भी रूप में विकसित नहीं था। समाज के जो भी अंग थे आपस में इस प्रकार समाहित थे कि उनको न तो देखा जा सकता था न ही उनको अलग किया जा सकता था। यानी कि समाज के रूप में केवल एक समूह को देखा जाता था, परिवार के रूप में देखा जाता था। उनकी जो भी आवश्यकताएं थीं वो अपने परिवार तक ही सीमित रहती थीं, उनके समूह तक ही सीमित रखती थी। केवल अपने परिवार के ही बारे में सोचा करते थे। वे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे, यहीं तक उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। यानी कि उनका न तो कोई निश्चित उद्देश्य था और न ही कोई विशेष कार्य था। उनकी जो भी आवश्यकताएं थी सीमित थीं। यानी कि अपने को एक परिवार तक और एक समूह तक ही सीमित रहा करते थे। समाज किसी भी रूप में विकसित नहीं था। समाज के जो भी अंग थे उनको अलग रूप में देखा नहीं जा सकता था। यानी कि उनका परिवार, उनका समाज केवल समूह तक ही सीमित था। वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते थे। किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं थी, किसी प्रकार की कोई अन्य आवश्यकताएं नहीं थी। न तो कुछ निश्चित था, न तो मानव जीवन, न तो सामाजिक संगठन, न तो उनकी संस्कृति, कुछ भी निश्चित नहीं थी। इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि इस अवस्था को हम प्राथमिक अवस्था कहते हैं। इसी प्राथमिक अवस्था को अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति मानी जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य का जीवन सादा और सरल रूप में था। सादा और सरल रूप में होने का यही औचित्य था कि उनकी आवश्यकताएं सीमित थीं। वे अपने को केवल अपने समूह तक ही सीमित रखते थे, अपने परिवार तक ही सीमित रखते थे। इस कारण से यह पहली अवस्था है और इस पहली अवस्था को अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति मानी जाती है। लेकिन कुछ समय बाद कालांतर में धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और इस समय परिवर्तन के आधार पर व्यक्तियों के अनुभव, विचार और ज्ञान में उन्नति हुई। वह व्यक्ति समूहवादी से सामाजिक बन गया, अर्थात उसके सामाजिक जीवन के जो भी विभिन्न अंग थे वे स्पष्ट हो गए, विकसित हो गए। जैसे सामाजिक अंग के रूप में परिवार, व्यक्ति, समूह, संस्था, समितियां, राज्य, कारखाने, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, जो भी संस्थाएं थीं सभी विकसित हो गए। यानी कि विकसित होने के आधार पर सभी के कार्य भी बंट गए। श्रम विभाजन अस्तित्व में आया। इस श्रम विभाजन के आधार पर हम यह देखें कि सभी व्यक्ति अलग अलग अपने रुचि के आधार पर, कार्यकुशलता के आधार पर कार्य करना शुरू कर दिए। जो व्यक्ति जिस कार्य में रुचि रखता था उसी क्षेत्र में वह कार्य करता था। यह देखा जाता है कि श्रम विभाजन के आधार पर व्यक्ति अपने कार्यकुशलता के आधार पर ही कार्य को अपनाता था। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि समाज के विभिन्न अंग स्पष्ट हो गए और उनके कार्यों का विभाजन भी हो गया।
इस अवस्था में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की स्थिति देखी गई। इस प्रकार हम यह देखेंगे कि सामाजिक जीवन में भिन्नता देखने को मिला। इसी भिन्नता के आधार पर हम यह देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ दिनों में परिवर्तन हुआ और इन्हीं भिन्नताओं के होते हुए भी समाज के विभिन्न अंग जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हुए भी उनमें अंतर निर्भरता और अंतर संबंध की स्थिति पाई जाती थी। यानी कि परिवार में आप देखेंगे कि परिवार राज्य से संबंधित तथा उस पर अनेक प्रकार की जो भी आवश्यकताएं थीं, उन आवश्यकताओं के आधार पर वे अलग अलग ढंग से अपने कार्यों का करना शुरू कर दिए। समाज में शिक्षक, किसान, धोबी, प्रोफेसर, डॉक्टर जो भी व्यक्ति थे वे अलग अलग ढंग से अपना काम करना शुरू कर दिए। यह कार्य करने का ढंग उनकी रुचि और कार्यकुशलता के आधार पर देखा जाता था। यानी कि श्रम विभाजन यह भी देखा जाता था कि श्रम विभाजन होते हुए भी उनमें परस्पर अंतर निर्भरता देखने को मिलती थी। तो यह इस अवस्था को हम बाद की अवस्था कहते हैं। यानी कि इसी बाद की अवस्था को अनिश्चित असंबद्ध भिन्नता से परिवर्तित होकर निश्चित संबद्ध विभिन्नता की स्थिति माने जाते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की भांति सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया को भी हर्बर्ट स्पेंसर ने माना है कि उसी के आधार पर समाज में परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक अवस्था में समाज भी एक सरल रूप में था, लेकिन कुछ समय बाद जब समाज में परिवर्तन आया तो उस परिवर्तन के आधार पर जटिलता की स्थिति आई। जैसे यह देखा जाता है, उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक समय में व्यक्ति दिन भर काम करते थे लेकिन अर्जन नहीं के बराबर होता था। लेकिन जब उनके चिंतन में परिवर्तन हुआ, उनके सोच में परिवर्तन हुआ, तो रहने का ढंग, कार्य करने का संग, यानी कि सब में परिवर्तित स्थिति देखने को मिली। जैसे पहले लोग सीधे साधे तौर पर अपने संबंधियों से हालचाल लेने के लिए हफ्तों समय लगा देते थे, महीनों समय लगा देते थे, लेकिन समय परिवर्तन होने के आधार पर ये सारी चीज़ें आसान हो गईं। यानी कि इस परिवर्तन के आधार पर जो व्यक्ति पैदल यात्रा करता था, अब वह समय परिवर्तित होने के कारण हवाई जहाज से भी सफ़र कर रहा है। जिन चीज़ों का पहले नामो निशान नहीं था वह जन जन में आ गया है, सभी व्यक्तियों के पास होता है। व्यक्ति अपने रिश्तेदारों, संबंधियों से हालचाल लेने के लिए हफ्तों लगा देते थे, लेकिन आज उनके संबंधी कहीं भी देश के कोने हों, वह दिन भर में कई बार उनसे हालचाल लेते रहते हैं। यह एक परिवर्तित समय है, जटिलता का युग है। इसी के आधार पर आप देखेंगे कि समाज में व्यक्तियों के कार्य करने के ढंग में, उनके रहन सहन, रीति रिवाज सब में परिवर्तित रूप देखने को मिला है। यानी कि आप यहाँ देखेंगे यह जो विकास हुआ है, यह जो परिवर्तन हुआ है, यह एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि यह परिवर्तन एक लंबे समय के दौरान हुआ है, कुछ निश्चित स्तरों से होकर हुआ है। जिस तरह से सावयव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शरीर में जो विकास की स्थिति आती है उसमें भी कई स्तर देखने को मिलते हैं। जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था आती है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि समाज में भी उद्विकास का स्तर देखने को मिला है। समाज में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति शिकार की अवस्था में था, शिकार करके अपना भोजन की व्यवस्था करता था। इसके बाद चारागाह की स्थिति में आया, इसके बाद कृषि की स्थिति में आया, तत्पश्चात अंत में वह औद्योगिक की स्थिति में आया। इस औद्योगिक स्थिति में आने के बाद अनेक प्रकार का आविष्कार किया, तकनीकी क्षेत्र में अपना विकास किया, और इसी विकास के आधार पर हम यह देखते हैं कि कुछ समय पहले जिन चीज़ों का नामो निशान नहीं था वह आज हर व्यक्ति के पास है और आंखों के सामने है। सावयव और यह जो समाज की तुलना है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्राणी शास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर किया है,
और यह कहा है कि सावयव और समाज अधिक बातों को लेकर, अधिक विशेषताओं के आधार पर इनमें समानता पाई जाती है, और जिस रूप में प्राणियों का विकास हुआ है उसी तरह से समाज का भी विकास हुआ है। इस रूप में आप यहाँ देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव की संरचना और समाज की संरचना में एक रूपता को कायम किया है, और यह सिद्ध किया है अपने विचारों के आधार पर कि समाज और सावयव में समानता पाई जाती है। जिस प्रकार से सावयव का उद्विकास हुआ है उसी तरह से समाज का भी उद्विकास हुआ है। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर समाज को एक सावयव के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, प्राणियों का विकास हुआ है, उसी प्रकार समाज का भी विकास हुआ है, ऐसा मानना हर्बर्ट स्पेंसर का है। धन्यवाद। आज का अध्ययन बस यहीं तक।